हमारे देश भारतवर्ष के मून मिशन चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद लगभग 8 दिन गुजर गए हैं और वहां से बहुत सारी सूचना, जानकारी, फ़ोटो, वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए चंद्रयान लगातार भेज रहे हैं। बहुत सारी जानकारी मिल गई है। पानी यानी बर्फ़ के होने की अच्छी संभावना है और बहुत सारे जो रासायनिक तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, उनके बारे में वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब हम गगनयान भेजने वाले हैं, क्या चंद्रमा में कॉलोनी बसाई जा सकती है, ऐसी बहुत सारी संभावनाओं पर हम बात करेंगे कि मानव जीवन क्या चांद पर शुरू हो सकता है, क्या हम अपने मामा के घर जा सकते हैं। कई मिथकों को तोड़ करके चंद्रयान वहां सफल लैंडिंग किया है और हिंदुस्तान का तिरंगा गाड़कर उसने पूरी दुनिया को बताया है कि भारत केवल सपेरों का देश नहीं है, यानी सांप पकड़ने वालों का देश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज करने वाला देश है। हमारे देश में आज से हज़ारों साल पहले आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे एक से बढ़कर एक खगोल शास्त्री, तत्वदर्शी और गणित के वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की बहुत ही सटीक जानकारी दी है। उसी के बलबूते पर दुनिया ने बहुत कुछ खोजा है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रयान ने सफल लैंडिंग की है वो तो हम बताएंगे ही। उसके पहले एक और बड़ी बात हुई है, जब 1977 के साल में वाइजर 1 और वाइजर 2 ये स्पेस क्राफ्ट अमेरिका ने नासा के ज़रिए भेजा था और वो आज भी पूरे ब्रह्मांड की खोज करते हुए लगभग 45 बरस बिता चुके हैं और लगातार जानकारी दे रहे हैं और वो खरबों साल तक यह जानकारी देते रहेंगे। इसके बाबत भी बात करते हैं, लेकिन बात सबसे पहले करते हैं चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बारे में। जी हाँ, पूरी दुनिया ने जाना है हिंदुस्तान की क्षमता और औकात को। बरसों तक पूरी दुनिया हिंदुस्तान को नग्न आदिवासियों का देश और सपेरों का देश कहा करते थे, लेकिन अब उनके ये सब धारणाएं बदल गई हैं। 23 अगस्त 2023 को शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास जब चंद्रयान ने सफल लैंडिंग किया तो इस घटना को पूरी दुनिया में यूट्यूब के ज़रिए लाखों करोड़ों लोग देख रहे थे। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात रही है कि जिस साउथ पोल पर, जी हाँ, चांद के साउथ पोल पर अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है, वहां भारत ने अपना पहला तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। चंद्रयान 1 और 2 के बाद आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तो भारत के साथ पूरी दुनिया एक बड़ा सपना देख रही थी कि बहुत जल्द ही चांद के गहरे राज खुलने वाले हैं। और 23 अगस्त को जब लैंडिंग हुई तब पूरी दुनिया इस घटना को देखकर अवाक रह गई। सबने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरी दुनिया ने भारत का नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ लिया था। इसरो के वैज्ञानिकों की अथक मेहनत, जिसके चीफ हैं एस सोमनाथ और बाकी मेंबर्स, जिनमें वुमेन पर्सन भी शामिल हैं। जी हाँ, हमारी माँ बहनें भी इस मिशन के प्रोजेक्टों को तैयार करने में और पूरे यात्रा को अंजाम देने में महती भूमिका निभाई है। चंद्रयान के लैंडिंग के आखिरी कम से कम 10 मिनट बेहद ही मशक्क़त भरे रहे हैं, क्योंकि हमने चंद्रयान 2 को 2019 के साल में सफल लैंडिंग करते नहीं देखा। उनके पैर चांद की धरती की तरफ ठिकाने से नहीं खुल पाए और हम वहीं पर फेल हो गए थे। लेकिन इस फेलियर ने इस बार चंद्रयान 3 के लैंडिंग का एक बड़ा कारण बना है। ये आपकी ज़िंदगी में आपको सीखना चाहिए कि आप भले ही फेल हो जाएं, मगर वही फेलियर, वही असफलता आपकी सफलता की मजबूत नींव बनने वाली है। ये चीज़ हमें सिखाती है चंद्रयान की लैंडिंग। तो चंद्रयान को लगभग अब तक 7 से 8 दिन निकल गए हैं और उन्होंने जो अब तक सूचना भेजी है उससे पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ रही है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर ने जब लैंड किया उसके बाद कई घंटों के बाद वहां से प्रज्ञान रोवर निकला। वाह, क्या नाम है प्रज्ञान रोवर! एक रोबोट है
वो निकल कर बाहर आया और उसके पहिए से भारत का मजबूत प्रतीक चिन्ह 4 शेर का अशोक स्तंभ वाला वो निशान बना, जिसके 3 शेर हमें दिखाई देते हैं, चौथा शेर पीछे रह जाता है। और उसके बाद इसरो का लोगो वहाँ पर परमानेंटली फिक्स हो गया, क्योंकि वहाँ चाँद पर वायुमंडल नहीं है, वो शताब्दियों तक इसी तरीके से ये निशान बने रहेंगे। उसके बाद रोवर ने मून वॉक करना शुरू कर दिया। अब तक वो तकरीबन 15 से 30 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और तमाम जानकारियाँ दे रहा है। और विक्रम लैंडर एक माँ की तरह उन पर बिल्कुल बारीक नज़र रखा हुआ है कि कहाँ गड्ढे हैं, अपने बेटे की तरीके से देख रहे, समझ रहे। उस प्रज्ञान रोवर को बड़ी मासूमियत के साथ सही तरीके से डायरेक्शन देता है और ये काम बखूबी अंजाम इसरो के वैज्ञानिक दे रहे हैं। और इस तरीके से भारत का ये मिशन लगातार जारी है। आने वाले हफ्ते में जो दिन बचे हैं, तकरीबन 5 से 6 दिन, वहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। पूरी दुनिया टकटकी लगाई देख रही है। इस मिशन को अंजाम देने में अमेरिका की बेहद ही मशहूर अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी हमारी काफ़ी मदद की है और बहुत कुछ हम अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और सर्चिंग ऑपरेशन चंद्रयान 3 के ज़रिए जारी है। एक ज़माना रहा है हमारे बचपन का, तब हम अंदाज़ा लगाते थे, लोग कहा करते थे कि चाँद पर एक बुढ़िया बैठी है और सूत काट रही है। इस तरीके की तमाम मिथक और धारणाएं, मान्यताएं रही हैं जो बिल्कुल टूट चुकी है। चाँद यानी चंद्रमा हमारे धरती का प्राकृतिक उपग्रह है जो सबसे नज़दीक है। तकरीबन 50 सालों में 100 से भी ज़्यादा मून मिशन को अंजाम दिया गया है। सब सफल नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात सबने बताया है कि चाँद बेहतरीन खजाना है। आने वाले दिनों में पूरी धरती और मानव जाति के लिए यहाँ बहुत कुछ संभावनाएं हैं। हमारे लिए ये चाँद एक वरदान के सरीखा है, इसलिए इस पर लगातार मून मिशन का क्रम जारी है। बस बहुत जल्द ही जापान भी अपना एक मून मिशन भेजने वाला है। हम इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही हमारा गगनयान भी जाने वाला है। गगनयान में हम देख सकते हैं कि हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर वॉक करेंगे, वहाँ की मिट्टी को अपने उंगलियों से स्पर्श करेंगे। बहुत कुछ वहाँ से सामग्री बतौर खजाने, बतौर कुबेर का धन वहाँ से हमें लाकर देने वाले हैं। जी हाँ, ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि अब तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने हमें बहुत कुछ बता दिया है कि उसके सतह पर जब 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री का तापमान है और चंद्रमा के सतह पर तो ये 50 से 70 डिग्री का तापमान है, वहीं जब चंद्रमा के सतह से 10 इंच नीचे ही -10 डिग्री का तापमान है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सिर्फ बर्फ़ और पानी की वजह से हो सकता है। और बर्फ़ यानी पानी का यदि सही तरीके से हमें वहाँ पर नमूना मिल जाए तो आप जानते हैं कि पानी मतलब H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके जल का एक परमाणु बनाता है। और यदि पानी मिल गया तो हम H2O को तोड़ करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं और चाँद पर ही वहीं रहने के लिए हम बहुत बड़ी एनर्जी और सामग्री चाँद की धरती से ही बना सकते हैं। इसीलिए मानव कॉलोनी बसाने की बहुत बड़ी संभावनाओं पर लगातार पूरी दुनिया खोज कर रही है। चंदा मामा दूर के पर बहुत सारी फिल्में, कहानियाँ, कविताएं, रचनाएं बन चुकी हैं, लेकिन ये चंदा मामा दूर के अब बात नहीं रह जाएगी। और आने वाली पीढ़ी बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहा करेगी कि चंदा मामा दूर के ही नहीं बल्कि चंदा मामा बस एक टूर के। तो गगनयान तैयार हो रहा है। आप अपने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ाइए और क्या पता कि कल परसों आपके बच्चे, मतलब आने वाले वर्षों में आपके बच्चे इसरो के ज़रिए चाँद पर घूमते हुए नज़र आएँ और एक बड़े वैज्ञानिक बनकर वहाँ पर प्लाटिंग, कॉलोनी बसाने और जीवन को तलाशने पर बहुत बड़ी वो रिसर्च कर सकते हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हुए आपका नाम भी, आपके घर का नाम भी पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो विज्ञान की पढ़ाई करनी चाहिए। हमारा देश
जो कि धारणाओं और मान्यताओं में जीने वाला है। तमाम तरीके से यहाँ पर बातें होती रही है। देव, गोसैया, भगवान और भवानी के नाम पर हम केवल धार्मिक आस्था और भक्ति में अब तक लगे रहे हैं, लेकिन विज्ञान ने ये बताया है कि ये सब केवल कथा कहानियाँ ही नहीं हैं। इन कथा कहानियों के पीछे जो सच्चाई है, जिसे हम समझते नहीं हैं, उसे अब विज्ञान बताने जा रहा है कि चाँद केवल मामा का घर नहीं है और उस पर एक बुढ़िया सूत ही नहीं काट रही है, बल्कि वहाँ पर अब ज़िंदगी को काटने की शुरुआत हो रही है। ऐसे ही कुछ बरस पहले हमने मंगलयान भी भेजा था मार्स मिशन के तहत। मंगलयान की यात्रा भी सफल रही है और तमाम जानकारियाँ मिली हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमें ठिकाने से धरती पर ही जीने नहीं आ रहा है, धरती पर ही अपना मंगल करने नहीं आ रहा है, तो क्या हम चाँद पर या मंगल पर प्लाट काट कर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, कॉलोनियाँ खड़ी करके क्या हम वहाँ पर प्रेम से जी सकते हैं? ये मानवता का सबसे बड़ा सवाल है। जब 1969 के साल में नासा के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था, तो उस बंदे ने कहा था कि ये आदमी का बहुत छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। जी हाँ, मानवता यानी प्रेम, सत्य को समझना और प्रेम से जीना। जब हम धरती पर ही नहीं सीख पा रहे हैं कायदे से, यहीं आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर मत, मज़हब, परंपरा और संप्रदाय को लेकर के अपना झंडा ऊंचा कर रहे हैं, अपनी किताब को अपौरुषेय बता रहे हैं, मतलब आसमान से उतरी हुई बता रहे हैं, और अपने गुरु को अनंत ब्रह्मांड नायक बता रहे हैं, इस ब्रह्मांड का क्रिएटर बता रहे हैं, सूरज, चाँद, सितारे को बनाने वाले बता रहे हैं। ये हर मत, मज़हब और परंपरा में धर्म के नाम पर हो रहा है। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे के गर्दन पर रगड़ कर पैर रख कर रौंदते हुए आगे निकल जाने की होड़ लगी हुई है। तो इस दौर में जब हम धरती पर प्रेम से नहीं जी पाते हैं, तो क्या हम चाँद पर पहुंचकर, मंगल पर पहुंचकर इस तरीके के बड़े बड़े सपनों को अंजाम देकर वहां सुखद और मंगलमय वातावरण बना सकते हैं? जब हमें धरती पर ही मंगलमय तरीके से रहने नहीं आ रहा है, तो मंगल ग्रह पर पहुंचकर, चाँद की सतह पर पहुँच पर हम कैसे मंगल का काम कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और होड़ लगी हुई है स्पेस मिशन की। जी हाँ, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े जो देश हैं, ख़ास तौर से अमेरिका, रूस, चीन, और अब जाके जब भारत ने वहाँ सफल लैंडिंग कर दी है चंद्रयान मिशन के तहत, तो बहुत कुछ संभावनाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन स्पेस पर होड़ भी बहुत अच्छी खबर नहीं दे रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ जो धरती की गंदगी है, धरती में जो कचरा है, कार्बन है, पॉल्यूशन है, और जिस तरीके से मारामारी चल रही है, वहाँ हम चाँद और मंगल ग्रह पर पहुंचकर भी यही सिलसिला जारी रखें। लड़ाई झगड़ों का महाभारत कहीं चाँद और मंगल पर ना हो जाए। जिस तरीके से मानसिकता है, ये सब कुछ बता रही है। चंद्रयान की बात हम जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि वाइजर 1 और वाइजर 2, जी हाँ, ये दो बड़े स्पेस क्राफ्ट 1977 के साल में भेजे गए थे। जब हम पैदा हो रहे थे तब ये रवाना हो रहे थे। जी हाँ, सोचिए ज़रा, 1970 के आसपास अमेरिका को पता चला कि जो हमारा सौर मंडल है, उसमें जो 9 ग्रह है, जिसके बीच सेंटर में तो सूरज है, उसके चारों तरफ धरती, बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो, बुध, यूरेनस जैसे तमाम 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो 1970 में ये पता चला कि 1977 के साल में ये सभी ग्रह एक सीध पर आने वाले हैं। फिर नासा ने 1972 के साल में इस तरीके से स्पेस क्राफ्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी, और लगातार उस पर सालों बरसों लगे रहे, और आखिर वो वक्त आया अगस्त का महीना 1977 के साल में, जब नासा ने वाइजर 2 को रवाना किया था। और उसके बाद सितंबर में तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर ही वाइजर 1 को भी रवाना कर दिया गया। और आप जानकर हैरान और परेशान हो सकते हैं कि अरबों खरबों साल तक ये स्पेस क्राफ्ट, मतलब अंतरिक्ष यान, लगातार घूम घूम कर हमारे सौर मंडल से भी बाहर जाकर
हमें जानकारी देते रहेंगे, इसकी संभावना है। और अब तक उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी है। उन्हीं वाइजर 1 और 2 में पूरी धरती के बारे में डिटेल रखा गया है। वहाँ एक, जैसे आपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड देखा ना, इसी तरीके से तांबे का तवा लगाया गया है। किसी दूसरे ग्रह में वहाँ के लोग भी हो सकते हैं, जिसे एलियंस कहा जाता है। जी हाँ, दूसरे ग्रह के मानव भी हो सकते हैं। इसकी बहुत सारी संभावनाओं के बारे में आपने लगातार देखा और समझा होगा कि एलियंस होते हैं, वो उड़न तस्तरी में आते हैं और कुछ सेकंड में झलक दिखाकर दूर चले जाते हैं। तो ऐसे यदि वाकई में दूसरे ग्रह में मानव हैं तो उनको धरती के बाबत पूरी जानकारी देने के लिए एक तांबे का तवा लगाया गया है। उस तवा को किस तरीके से प्ले करना है, किस तरीके से वो मूव करेगा, कितनी गति से करेगा और वो कैसे चल करके पूरी धरती की जानकारी देगा, वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा गया है। वो कम से कम हज़ारों साल तक वो वैसे ही बना रहेगा, इसका भी बड़ा इंतज़ाम किया गया है। अद्भुत है आदमी की खोज, आदमी की खोपड़ी। अरबों खरबों साल तक अंतरिक्ष में घूमने के लिए इन्हें भेज दिया गया है और पूरी धरती की वहाँ जानकारी दी गई है। भारत के फिल्मों की कुछ गाने भी वहाँ रिकॉर्ड करके डाल दिए गए हैं। मानव के बच्चे की रोने की आवाज़ वहाँ रिकॉर्ड है। यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, पानी है धरती पर, चांद सितारे निकलते हैं, वो सारी जानकारी उस ग्रामोफोन के अंदर रिकॉर्ड है। यहाँ की जो तूफ़ान की आवाज़ आती है वो भी रिकॉर्ड करके डाला गया है। मतलब हर तरीके से, और तो और औरत और मर्द के नग्न चित्र भी वहाँ बनाए गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात, नासा यानी अमेरिका जहाँ पर नग्नता खुलकर है आज, उसके बावजूद क्या बड़ी बात करी नासा ने। सैल्यूट करना चाहिए नासा को कि नासा ने मर्द के यानी पुरुष के चित्र पर तो उसका लिंग बनाया हुआ है, यानी पेनिस का चित्र दर्शाया है, पेनिस को अंकित किया है पुरुष के लिंग को। लेकिन माँ बहनों की इज्जत करी है नासा ने, हिम्मत नहीं दिखाई है कि स्त्रियों के जो लिंग है, योनि को वहाँ पर दर्शाया जाए। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है। जब हम माँ बहनों की बात करते हैं तो उनकी इज्जत बरकरार है आज भी पूरी दुनिया में। और हमने तो सदियों से पढ़ा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ जहाँ नारियों का, माँ बहनों का सम्मान है, वहाँ देवता यानी शुभ भाव निवास करते हैं और बड़ा उसका फल शुभदायक है। इसके बारे में आप भारत के तमाम ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं और जो अध्यात्म के शिखर ग्रंथ हैं, उपनिषद वहाँ से लेके बीजक तक आप बहुत बढ़िया अध्ययन करके सदगुरु कबीर साहब की भावनाओं और उनकी बातों को भी समझ सकते हैं। तो वाइजर 1 और वाइजर 2 ने तमाम ग्रहों की बड़ी से बड़ी जानकारियाँ दी है। शानदार चित्र उन्होंने भेजा है, आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत चित्र हैं। एकदम वलय के साथ शनि ग्रह को देखना तो बेहद ही रोमांचक घटना है। दिल आह्लादित हो जाता है, मन मयूरा नाच उठता है। एक से एक बढ़कर ग्रह हैं। जो नीले रंग के ग्रह नज़र आ रहे हैं वो बताता है कि वहाँ मीथेन गैस का प्रचुर मात्रा है। और इन ग्रहों के जो चांद हैं, जैसे हमारे पृथ्वी ग्रह के चांद है ना, चंद्रमा जिस पर हम मामा कहते हैं, जिस पर चंद्रयान ने लैंड किया है, ऐसे ही सभी ग्रहों के चांद हैं। कई के तो 6-6 चांद हैं। गजब गजब की बातें हैं। यह ब्रह्मांड के रहस्य को समझना अपने आप में बड़े गर्व और गौरव की बात है। उसकी शुरुआत हमने कर दिया है और तमाम खोजें जारी हैं। तो ये वाइजर 1 और वाइजर 2 क्या गजब का रहस्य खोजा है वैज्ञानिकों ने कि किस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स तो लगातार घूम रहा है। यहाँ स्थिर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और एक और गजब की बात है, यदि आप गांव से आते हैं, गरीब हैं, इतने पैसे नहीं हैं, तो आप सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ने का या हवाई जहाज़ पर उड़ने का एक सपना ही देखते रहते हैं। लेकिन आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, आप ज़िंदगी में भले ही हवाई जहाज़ पर बैठ कर के ना उड़ पाएँ, लेकिन हवाई जहाज़ के बाप के बाप के बाप पर आप बैठे हुए हैं। जी हाँ, धरती हवाई जहाज़ से ज़रा भी कम नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है, कम से कम मानव जाति के लिए। इस पर हम लगातार उड़ रहे हैं। क्या आपको पता है? जी हाँ, लगातार उड़ रहे हैं, क्योंकि सारे ग्रह आसमान में तैर रहे हैं
और आप भले ही अपने घर के खाट पर बैठे हों, कहीं पहाड़ पर चढ़ गए हों और कहीं और ज़मीन पर रेंग ही क्यों न रहे हों, तब भी आप लगातार धरती के सहारे अंतरिक्ष की यात्रा लगातार कर रहे हैं। यानी आपको ये बैड फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हम हवाई जहाज़ में नहीं बैठ पाएंगे ज़िंदगी में। आप बैठे हैं साहब, उड़ रहे हैं, लगातार उड़ रहे हैं। इसे महसूस करिए। बस आप किसी बोइंग विमान पर बैठने से ज़रा भी मज़ा कम नहीं ले पा रहे हैं। कितनी खूबसूरत है हमारी धरती। हम लगातार यहाँ एक से एक बढ़कर नज़ारे देख रहे हैं। कभी तो समंदर देख रहे हैं, कभी तो पानी में अटखेलियाँ करती मछलियों को देख रहे हैं, तो कभी चाँद को निहार रहे हैं जिसे मामा कहते हैं, जहाँ पर चंद्रयान पहुँचा है और लगातार प्रज्ञान रोवर खोज कर रहा है। इसकी बात हम आगे करने ही वाले हैं और विस्तार से। लेकिन धरती की जब बात करते हैं तो क्या खूबसूरती है, एक से बढ़कर एक जंगल हैं, पहाड़ है, नदी हैं, पर्वत हैं, समंदर हैं, बड़े बड़े झरने हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, क्या नहीं है। हर पेड़ में गजब गजब के फल मिल रहे हैं। 12 महीने आप एक से बढ़कर एक फल खा रहे हैं, ज़मीन में बीज बोते हैं और तमाम सब्जियां पैदा हो रही हैं। यही सब कुछ यानी रोटी, कपड़ा और मकान के सपने को पूरा करने के लिए तो चंद्रयान भेजा गया है और वहाँ बड़े से बड़े खनिज मिल रहे हैं। अब तक वहाँ पर सल्फ़र की जानकारी हुई है, निकिल, कोबाल्ट और लोहे की जानकारी हो गई है कि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम है। यूरेनियम के बारे में अभी और बहुत कुछ खोज करने वाला है प्रज्ञान रोवर। क्या नाम रखा है? प्रज्ञान। जो ज्ञान का भंडार हो उस पर प्रविशेषण है, मतलब महाभंडार ज्ञान का, वो सब कुछ हमें दे रहा है। लगातार विक्रम लैंडर को अपना संदेश भेजता है प्रज्ञान रोवर और फिर यहाँ बेंगलोर में बैठे हमारे इसरो के वैज्ञानिक उसे रीड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हेलो हेलो विक्रम लैंडर ऐसा नहीं बोलता है कि हेलो हेलो एस सोमनाथ जी, एस शिवान जी, और हम ये जानकारी दे रहे हैं लगातार लीजिए कि हम आपका जो रोवर है प्रज्ञान रोवर वो ये खोज रहा है, वो गड्ढे के करीब पहुंच गया है, इसको कंट्रोल करो और बाकायदा उन्हें गड्ढे के बाजू से निकालो। ऐसा कोई बात नहीं होती वहाँ पर तो कोड वर्ड में बातें आती हैं प्रज्ञान और विक्रम की, उसे दिन भर पढ़ते हैं, यानी 24 से 48 घंटे में समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? तो ये बड़ा गजब का विज्ञान है और ज्ञान है। तो बहुत सारे तत्वों की खोज कर लिया है। गड्ढे ऐसे हैं जो साउथ पोल पर चंद्रयान उतरा है, वहाँ सूरज की तिरछी रोशनी सीधी नहीं पड़ती है। जी हाँ, कई ऐसे गड्ढे हैं जहाँ खरबों खरबों साल का अंधेरा है। अब आप सोच सकते हैं वहाँ पर बर्फ़ की जब संभावना है तो जीवन की भी संभावना है, बर्फ़ यानी पानी। तो बहुत कुछ होने वाला है, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। चंद्रमा पर मानव को बसाना इतना आसान नहीं है। केवल 100 लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान और बाकी इंतज़ामात के लिए, मतलब जैसे कि बिजली, पानी वगैरह के लिए वहाँ पर, जी हाँ, 100 लोगों के लिए कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए चाहिए। एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े आदमी भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कॉलोनियाँ काटी जाएं। और एलन मस्क बहुत जल्द ही अपना पर्सनल स्पेस क्राफ्ट वहाँ पर भेजने वाला है और आने वाले सालों में हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर चाँद पर आदमी जाएगा और देखेगा। हालांकि 1969 के साल में नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम रखा था। तो हम यहीं पर आपसे एक सवाल करते हैं, हमारे जवाब देने के पहले आप वो आंसर दे दें कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 के साल में पहला कदम रखा तो दूसरा कदम किसने रखा? कौन था वो दूसरा कदम रखा था? हो गए ना फेल? दूसरे का नाम ले रहे हो आप। अरे भाई, नील आर्मस्ट्रांग कोई लंगड़ा नहीं था। जी हाँ, उसने ही दूसरा कदम रखा था। तो एलन मस्क जैसे लोग वहाँ पर कॉलोनियाँ काटने के लिए, और तमाम लोग हैं जो वहाँ पर सपना देख रहे हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी बात यह है कि जब हमने धरती को गंदा कर दिया, धरती को कचरा कर दिया है। अरे देख सकते हो ना अपने आसपास घर में कितना कचरा होता है। कितने तो इतने कचरा आदमी होते हैं कि अपने बिस्तर, अपने कमरे को ही पूरा बूचड़ खाना बना के रखते हैं। बाहर निकलो तो गली में तमाम गंदगी है, कचरों का ढेर लगा हुआ है। हमें खुद साफ सफाई और सभ्यता के साथ जीने धरती पर नहीं आ रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं चांद पर जाकर, मंगल पर जाकर अपना मंगल करेंगे और दुनिया का मंगल करेंगे?
क्या हम कबाड़ा करने वाले हैं, कबाड़ी हैं? जी हाँ, हम बड़े से बड़े कबाड़ी हैं। कबाड़ों को इकट्ठा करने में मतलब हीरे पत्थर सोना चांदी और ये सब प्लास्टिक की चीज़ों को इकट्ठा करने के नाम पर अपने घर को ही अजायब घर बना दिए हैं। और इसके लिए लूटमारी भी करना पड़े तो उसे भी बड़े मुस्कुराते हुए अंजाम दे रहे हैं। छीना झपटी, लूटमारी, हिंसा, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार से पूरी धरती भरी हुई है। फिर कैसे उम्मीद करें कि हम चाँद पर मस्त गुनगुना सकेंगे कि मुखड़ा चाँद का टुकड़ा। जी हाँ, जब ये गीत लिखा गया होगा मुखड़ा चाँद का टुकड़ा, तो उन कवियों को, शायरों को ये पता नहीं था कि चाँद पर क्या मुखड़ा देख रहे हो। जो महिलाओं को, ख़ास तौर से हीरोइन हैं, अपोजिट जेंडर के लिए जो पुरुष कवि और शायर लिखते रहे हैं मुखड़ा चाँद का टुकड़ा, उन्हें पता ही नहीं था कि चाँद पर इतना आसान नहीं है। वहाँ तो -248 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब गर्मी की बात करें, जैसे कि प्रज्ञान रोवर ने बताया कि आजकल फ़िलहाल 50 डिग्री का तापमान है, वो डिग्री बढ़ कर के कम से कम 125 से 150 डिग्री तक तापमान हो जाता है। ऐसे तापमान को मैनेज करके रहना पड़ेगा। वायुमंडल नहीं है। आपने देखा है नील आर्मस्ट्रांग जब कदम रख रहे तो कंगारू की तरीके से उछल उछल कर, कूद कूद कर चल रहे थे, क्योंकि वायुमंडल नहीं होने से, ग्रेविटेशन कायदे से नहीं होने से चाँद का, वो हम उछलते हुए ही वहाँ चल पाएंगे, पैर स्थिर नहीं रख पाएंगे, जमा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो वहाँ पहुँच कर के बात की जाती है, उसके लिए नाइट्रोजन गैस का एक बादल तैयार किया जाता है, एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है, ताकि आवाज़ उस पर गिरफ्त हो करके एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक फिगर के ज़रिए वो नासा तक पहुंच सके। तो इस तरह के बहुत सारी बातें हुई हैं, हो रही हैं। और तो और अब आदमी ने स्पेस सेंटर बना लिया है। जी हाँ, अंतरिक्ष स्टेशन बना रखा है। वहाँ पर अभी कम से कम 6 आदमी हैं यूरोप और अमेरिका के, जो लगातार स्पेस रिसर्च कर रहे हैं। और हम भी बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा किया था हमारे देश की ओर से। वो पहला इंसान था जो नासा के ज़रिए गया था। इसके बाद कल्पना चावला भी नासा के ज़रिए एक बड़ी उम्मीद के साथ हमारी बेटी उड़ी थी, और वो सब कुछ देख रही, समझ रही थी, बहुत संभावनाओं के साथ धरती पर वो कदम रख रही थी। लेकिन धरती पर कदम रखने के पहले वो स्पेस क्राफ्ट में आग लग गई और वो तबाह हो गई। डेड बॉडी देखकर पूरा भारत रोया था कल्पना चावला की। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। वहीं बात करते हैं, एक और बेटी है जो कि गुजरात में जन्मी है, नासा के लिए काम करती है, मतलब अमेरिका में रहती हैं। उनका नाम है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने नासा के ज़रिए जब अंतरिक्ष यात्रा की थी तो बड़ी वो मासूम रही है और अपने साथ गणेश की मूर्ति लेकर वो गई थी। जी हाँ, भारत धार्मिकों का देश है, आस्था का देश है, और यहाँ पर इसकी बड़ी महिमा है। इसीलिए एस सोमनाथ भी आज कह रहे हैं कि मैं भी स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मंदिर जाता हूँ और बाकी चीज़ें करता हूँ, लेकिन विज्ञान की जब बात आती है तो ये आस्था, भक्ति, समर्पण एक किनारे रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाकर गिड़गिड़ाने का नहीं सोचा, क्योंकि गिड़गिड़ा कर तो हम गुलाम हो गए थे। कम से कम 700 साल तो हम गुलाम रहे हैं मुग़लों के, तकरीबन 200 साल तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। कुल मिलाकर हम 1000 साल तक गुलामी झेल कर जब आज़ाद हुए हैं, तो हमारे क्रांतिकारियों ने जो तथाकथित भगवान है, देव, गोसैया, भवानी है, जो सुप्रीम पावर की बात आती है, तो उसके सामने हाथ जोड़कर नहीं गिड़गिड़ाते रहे, बल्कि तलवार हाथ में ले लिए, बंदूकें हाथ में ले लिए, और तब जाकर हम आज़ाद हुए थे। इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, इन क्रांतिकारियों को, जिनकी वजह से हम खुली फिज़ा में सांस ले रहे हैं, और उन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से हम आज यहाँ बहुत बड़े कारनामों का अंजाम दे रहे हैं। एक सपना देखा था हमारे देश के नंबर 1 राष्ट्रपति कहे जाने वाले और दुनिया के महान नेता APJ अब्दुल कलाम साहब ने, जो कि मिसाइल मैन कहलाते हैं पूरी दुनिया में, उनका सपना पूरा हुआ है। और हम चंद्रयान के ज़रिए
लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। पूरी दुनिया ने इस घटना को देखा है और वाहवाही किया है। भारत का गर्व और गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ चढ़ कर जादू बोल रहा है। रात में जो चमकते हुए धुआं सा नज़र आता है आसमान में, वो तारे सितारों का झुंड है जिन्हें गैलेक्सीज़ कहा जाता है। तमाम गैलेक्सीज़ है, जैसे हमारा सौर मंडल है, हमारे 9 ग्रह हैं, ऐसे कितने सारे ग्रह सितारे नक्षत्र हैं। जी हाँ, तमाम सूरज है, तमाम उसके ग्रह उपग्रह हैं, तमाम चाँद हैं, तारे हैं, सितारे हैं, अनंत दुनिया है और अनंत काल तक उड़ते रहें। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहिब जी अक्सर कहा करते थे कि 1 सेकंड में अरबों खरबों किलोमीटर की रफ्तार से कोई यान उड़ता रहे तो अनंत काल तक उड़ता रहेगा, तब भी इस अनंत ब्रह्मांड का ओर छोर नहीं पाएगा। वाइजर 1 और वाइजर 2 के जरिए हमने देखा कि वो लगातार कई मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे हैं, तमाम सूचनाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके उनका कोई अंत नहीं दिख रहा है। जी हाँ, अनंत है ये स्पेस, अंतरिक्ष, और इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत ज्ञान को हम हासिल करें। नासा का ये कहना है कि आने वाले 10-15 साल तक ही हमारा संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा वाइजर 1 और वाइजर 2 के साथ बना रह सकता है। उसके बाद सारे संबंध और संपर्क टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी ये यान अरबों खरबों साल तक, कहते हैं 400 अरब साल तक वो यात्रा करते रहेंगे। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजा गया है। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत, कोई शब्द नहीं है, सोच कर भी हम नहीं सोच सकते हैं, कल्पना से परे की चीज़ है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, मोबाइल में मत घुसे रहने दीजिए और आवारा बन के मत घूमने दीजिए जहाँ तहाँ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उतारिए। बाहर आप यात्रा करते हैं तो देश दुनिया को जानते हैं, भीतर की यात्रा करते हैं तो स्वयं को जानते हैं। वो जो दुनिया को खोजने वाला है, उस खोजी के बारे में आपको मालूम पड़ती है बात। आप सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक को पढ़िए। बीजक में भी अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सदगुरु ने बहुत कुछ बताया है। उत्पत्ति प्रलय ना हती तब की कहे कबीर, ये लाइन बोला है कि जब धरती चांद सितारे भी नहीं थे तब की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब शुरू से बातें हो रही हैं। विज्ञान बाहर की खोज है और ज्ञान अंतर की खोज है। उसको खोजना जो सबको खोज लेना चाहता है, सबको जान लेना चाहता है। ये जानने वाला सबसे बड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। कितने ही बड़े यान बना लिए जाएं, व्हेल मछली से भी, जो कि कम से कम 10 हाथियों के बराबर होती है, उससे भी बड़ा यान बना लिया जाए, अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, सब कुछ कर लिया जाए, मंगल पर घर बना लिया जाए और चांद पर प्लाट काट लिया जाए, लेकिन वो जो सबको जानना चाहता है, आपकी जो चेतन सत्ता है, उसे आप नहीं जानते हैं, तब तक आप कभी भी स्वस्थ, आनंदित और सुकून के साथ नहीं जी सकते हैं। जी हाँ, सारा ज्ञान विज्ञान यहीं भरा हुआ है। सदगुरु कहते हैं, या घट भीतर 7 समंदर, या ही में सृजनहारा, या ही में 9 लाख तारा, सब गिना दिया है सदगुरु कबीर साहब ने 600 बरस पहले। ऐसे ही हमारे देश के तमाम वैज्ञानिकों ने, ज्ञानियों ने, अंतरिक्ष शोधकर्ताओं ने सैकड़ों बरस पहले इस ब्रह्मांड की सटीक जानकारी दी है। उसी पर नासा काम कर रहा है, उसी पर इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो सपने सब पूरे कर रहे हैं जो हम कभी देखा करते थे। वो मिथकों और धारणाओं को ख़त्म कर रहे थे जिन्हें हम केवल कपोल कल्पना के तौर पर मान और देख रहे थे, उन्हें वो सार्थक कर रहे हैं, सटीक कर रहे हैं। अनंत के अनंत को जानना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, जो कि बिल्कुल सहज और सरल है। जब भीतर मुड़ते हैं, अध्यात्म में मुड़ते हैं, बीजक और उपनिषद जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब आप जानते हैं कि क्या नहीं कर सकते हैं आप, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर लगातार बने रहिए। हम एक से बढ़कर एक वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, उन्हें देखते रहिए, समझते रहिए और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शानदार साथ निभाने के लिए। आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। वीडियो इतनी बेहतरीन है, लाइक करते तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर करिए। और आपने क्या सीखा, क्या समझा, उसे भी
यहाँ विस्तार से लिखिए। तो अपने बात और जज्बात को जो कि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और भी अगली वीडियो में उसे भी लिख दिए, हम उस पर काम करेंगे और आपको वो बातें ज़रूर बताएंगे। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत जल्दी नहीं मिलती हैं। इन्हें ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर के ज्ञान और अंतर ज्ञान को भी समझ सकें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। साहिब बंदगी, शुक्रिया और साधुवाद।